चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना हिंदी का इतिहास क्या है और कैसे उसका विकास हुआ, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए वगैरह वगैरह, और कुछ चीज़ें भी दी गई थी आपको प्रिपेयर करने के लिए। जैसे वर्तनी दी गई थी, पर्यायवाची दिए गए थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए है ना, और शायद तद्भव तत्सम शायद दिए गए हैं, नहीं दिए गए तो दे दिए जाएंगे आपको। तो आज की जो क्लास है वो वर्णमाला पे आधारित है और जानते हैं वर्णमाला के बारे में। पहला प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा है। आंसर क्या रहा है इसका? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा गया। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया इस तरह से प्रश्न। प्रीवियस ईयर के पेपर में देखें तो उसमें मिल जाएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसको दो रूपों में बांटा गया है। पहला उच्चारण के आधार पर, और दूसरा लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर है ना। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45, ठीक है, और लेखन के आधार पर इनकी संख्या 52। 45 कैसे हो गए? जो लिख के दे रहे हैं तो वो 52 वर्ण हो रहे हैं, बोल रहे हैं तो ये 45 हो रहे हैं। कारण क्या होता है? कारण ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित किया जाता है, जैसे लड़ाई वाला लड़ा, पढ़ाई वाला लड़ा, और रामायण वाला लेड़ा, है ना। तो इनका उच्चारण स्थान एक ही स्थान से ले रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो लेखन के आधार पे है, जो लेखन के आधार पे वो 3 वर्ण, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनको एक बना दिया आपने, यानी 3 वर्ण को एक बना दिया। इस प्रकार से इनकी संख्या धीरे धीरे करके कम कर दी आपने स्वयं से। ठीक है, तो देखते हैं 45 में कौन कौन से हैं और 52 में कौन कौन से। तो 45 में देखिए 10 तो स्वर है और 35 व्यंजन है। ठीक है, 10 स्वर है और 35 व्यंजन। 35 में चलो ठीक है बताइए। देखो यहाँ इसमें द्विगुणी भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक टोड़ा और दूसरा, ठीक है, द्विगुणी व्यंजन इनको बोला जाता है और ये इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, वरना यदि पूछा जाए परंपरागत रूप से, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको बता देते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पे 52 थे, जिसमें से 10 तो ये स्वर हैं ही आपके पास, और 3 आपके स्वर और जोड़ दिए गए हैं। वो कौन कौन से? जैसे ऋषि, अंकंदूर और आहट। ये 3 स्वर और जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हो गई 13 स्वर। लेखन के आधार पर स्वर कितने हो गए? 13, लेकिन बोलते कितने? हम बोलते हैं 10। ठीक है, हाँ। और व्यंजन कितने होंगे? तो व्यंजन इसमें 35 तो ये वाले रहेंगे ऊपर वाले, इसमें 4 संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, तो इस प्रकार से इनको जोड़ दिया गया। टोटल ये हो गए 39, 39, और कुल हो गए 52। ठीक है, तो ये क्रम था आपका। हमें जाना उच्चारण में कितने बोले जाते हैं, ये कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है 45, और लेखन के आधार पर कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है 52। ठीक है, तो ये प्रश्न है पिछले एग्जाम में, है ना, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न, इसीलिए हमने सबसे पहले इनको बताया। ठीक है, यदि प्रश्न आए परीक्षा में कि बताइए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 45 उच्चारण के आधार पर। और यदि पूछा जाए कि लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 52। अब एक और प्रश्न बन जाता है यहाँ से, बताइए परंपरागत रूप से स्वर कितने? ठीक है, परंपरागत रूप से स्वर कितने? तो परंपरागत रूप से स्वरों को 13 माना गया, ये वाले ना, सारे के सारे ले लिए जाते हैं। और व्यंजनों को बताइए भाई, व्यंजनों को बताइए। तो व्यंजन होंगे 33, द्विगुणी हटा दिए जाते हैं वहां से फिर दोगुणी को नहीं जोड़ा जाता है। द्विगुणी को इसलिए नहीं जोड़ा जाता है कि इनका प्रयोग जो है संस्कृत में नहीं था, और जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ी थी
उस हिसाब से ये वर्ड निकल कर आए। ठीक है, इसलिए उनको नहीं शामिल किया जाता है। 35 ही व्यंजन हुआ करते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब हम जानते हैं एक और प्रश्न आता है परीक्षा में, ये बताइए भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, है ना? यह कौन है? एक प्रश्न आता है परीक्षा में, बताइए भाषा की सार्थक इकाई हाँ कौन सी है? तो बहुत से लोगों को मन में आया होगा वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से वो परीक्षा में लेता है, लेकिन वर्ण इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है वाक्य। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि उसने पूछा कि भाषा की सार्थक इकाई बताइए, तो ऑप्शन दे रहा है कि वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, ये आपके ऑप्शन दे रहा है ना? और आपने क्या किया, इसको तुरंत पढ़ा लेकिन इसको गोल गैप कर दिया, यानी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है आपका। आपने पढ़ा भाषा की इकाई, तुरंत आंसर लगाया वर्ण, है ना? तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने जो प्रश्न सीखा था वो जाता था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी करना है, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है ना? तो इस तरह से जो सही प्रश्न होते हैं वो भी जाते रहते हैं, और फिर बाद में आते हैं कि सर जी, भाई जी, ये हमें प्रश्न आता था लेकिन गलत हो गया, बहुत जल्दी में कर दिया हमने। अब सोच जाता है फिर वो फिर उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं पर क्वेश्चन पे, तो आप थोड़ा समय तो दीजिए उसको और समझिए उसको। तो यहाँ पर पूछा गया था भाषा की सार्थक इकाई क्या है? सार्थक मतलब ऐसी इकाई जो अर्थ देती हो, तो आंसर क्या होता है? वाक्य। ठीक है, वर्ण का मतलब ये हो गया यहाँ पर अक्षर, है ना? वर्ण का मतलब अक्षर ही कह सकते हैं। ठीक है, समझो इसको क्या। वर्ण का मतलब हो जाता है केवल एक स्वतंत्र रूप से जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, एक वह ध्वनि जिसका कोई अर्थ न निकलता हो लेकिन वो प्रयोग में लाया जाता हो, आगे वो उसमें कोई अन्य वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाया जा सके, है ना? तो जैसे आ था, इसमें ये एक वर्ण है और इसमें हमने कुछ वर्ण और जोड़ दिए, माँ और इनको जोड़ करके एक शब्द बन गया और वो बना गया अमर। ठीक है, जो कभी न मरे, वो अमर। समझ में आ गई होगी बात? तो वर्ण क्या है, शब्द क्या है और अक्षर क्या है, ये वाक्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि इकाई बताइए, सार्थक इकाई बताइए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। तो देखो वाक्य से छोटी, वाक्य से छोटा क्या? वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। फिर इससे छोटा क्या? तो इससे छोटा उपबंध। फिर उससे छोटा पदबंध। फिर उससे छोटा क्या? पद। फिर उससे भी छोटा क्या? तब आएगा वर्ण या अक्षर या ध्वनि। ठीक है, वर्ण, अक्षर या ध्वनि। अब अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रश्न एक और बना, क्या? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो यहां से हमने देखा सबसे छोटा यहां से शुरू होता वर्ण है, तो आंसर क्या होगा हमारा? वर्ण। ठीक है, परीक्षा में यदि आपको वर्ण भी देता है, अक्षर भी देता है, ध्वनि देता है, तो भी हमारा आंसर वर्ण ही रहेगा, क्योंकि आयोग उसको मानता है। ठीक है, इसलिए परीक्षा में यदि कोई अपवाद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो डिपेंड होता है फिर आयोग के ऊपर। परीक्षा में यदि अपवाद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस अपवाद के साथ, यानी लूसेंट में देखा जाए तो कुछ और लिखा है, ठीक है, और नालंदा में देखा जाए तो कुछ और लिखा है, और अन्य पुस्तकों में देखा जाए तो कुछ और लिखा है, तो इस तरह से ये अपवाद का कारण बनता है। अपवाद कैसे बनते हैं? तो विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी, वर्ण से बड़ी तो हम कहेंगे पद होगी या शब्द होगी, और उससे बड़ी देखें तो उपबंध, पदबंध होगा। फिर इस तरह से क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला जो हमें पढ़ना था। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर प्रश्न में रख लीजिए आप इनको, काम लीजिए। इसमें आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता था कि बताइए उपबंध से छोटी इकाई कौन सी है ना? उपबंध से छोटी इकाई क्या है? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आज कुछ मूड बन नहीं रहा पढ़ने का,
रीज़न है प्रेशर ज़्यादा है, हमें खुद की भी तैयारी करनी है और काम ज़्यादा रहता है, ठीक है, नींद पूरी नहीं हो पाती। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे सारणी के आधार पर। तो इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें उच्चारण स्थान, दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे ह्रस्व स्वर, हाँ मेरा लगी हुई अंदर। इस स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। लघु कब होगा, ये हम लोग छंद में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, और फिर है निरानुनासिक, निरानुनासिक, ठीक है। तो उच्चारण स्थान में हम लिखेंगे केटीएम। एक बाइक आती है केटीएम जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से स्टार्ट होती है ना, केटीएम, और लास्ट वाले में लिख देंगे ओ, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया है, चलो इधर लिख लेते हैं केटीएम ओ। इसको हटा दो भाई, दिक्कत आ रही है आपको समझने में। तो के से हो गया कंठ, ठीक है। टी से हो गया तालव्य, और मां से हो गया मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा। ओ से हो गया पोस्ट, ठीक है। हास्य स्वर मतलब ऐसे स्वर जो जिनको मूल स्वर के नाम से जानते हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है ना, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पर मूल स्वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है छोटा आ, फिर लिखते हैं छोटी ई, क्रम लिख दो जैसे वर्णमाला में आपने पढ़ा है उसी तरह से। हमने सारणी इसीलिए बनाई है ताकि आप माइंड में स्टोर कर सकें उस चीज को, है ना, भूलें जल्दी। इसीलिए सारणी वरना तो फिर परिभाषा के रूप में लिखा जाता है उसको, ठीक है। अब जिस रूप में आपने पढ़ा छोटा छोटी बड़ा बड़ी, है ना, इस तरह से उसको लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लघु है, लघु का मतलब छोटे, छोटे का मतलब यहाँ पर ये हो गया जिनकी मात्राएं छंद में पढ़ेंगे, जिनकी मात्राएं एक होती, ठीक है। यहाँ पर देखें छोटा आ छोटी ई। अब पोस्ट में है, यहाँ पर लिख देंगे छोटा उ, और यहाँ पर लिख देंगे नीचे, ठीक है। हाँ, बस इतना कर लेना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, छोटा आ छोटी ई, छोटा उ और इसे बना देना। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना बड़ा, यहाँ पर बड़ी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते, छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी, ऐसे ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, है ना। फिर कुछ लोग इसी में लिख देते हैं ओ से ओखली, वो भी सही क्रम है लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो ओस में ही उनको आना चाहिए, ठीक है। तो ओस में देखते हैं बड़ा हुआ आ जाएगा, और ए हो ही चुका, ओ से ओखली और औ से औरत, ये वर्ण आते हैं, ठीक है। और रही बात अनुनासिक में, अनुनासिक में रहेगा छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई, लेकिन अनुनासिक है इसलिए इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे बस, ठीक है। इन तीनों के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी जाएगी। निरानुनासिक में, निरानुनासिक में ये मात्राएं नहीं लगेगी, चंद्रबिंदी नहीं लगेगी, सिंपल ऐसे जाएगा, ठीक है। छोटा आ बड़ा आ और छोटी ये रहता है निरानुनासिक में। बताइए कितना कठिन है। ये सारणी के माध्यम से हो गया। अब प्रश्न क्या होता है परीक्षा में, ये सारणी आपको याद रखनी चाहिए। याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमें सारणी बनानी है, 4 लाइनें खींच लेनी है जल्दी से। और केटीएम ये महंगी वाली बाइक है जिसकी कीमत 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे बताया जाएगा व्यंजन में, आगे व्यंजन में इसको बताया जाएगा क्या है केटीएम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बता तो ही दिया गया हमको। तो देखिए उच्चारण स्थान केटीएम और ओ से मिलाकर के उच्चारण स्थान बनाया गया। के से कंठ हो गया था, टी से तालव्य हो गया था, एम से मूर्धा हो गया था, ओ से ओस हो गया। हाँ मूर्धा किसे कहते हैं तो समझे इसको। मूर्धा में बताया गया है कि तालव्य यानी तालु प्लस जीव, इसको मिला के मूर्धा बन जाता है। फिर तालु प्लस होंठ, ठीक है, इनको मिलाकर भी मूर्धा बन जाता है, ठीक है। तो हाँ ये बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए लघु स्वर में हमने क्या लिखा, छोटा आ छोटी ई इसे। अब यहाँ से हमें एक प्रश्न और चीज मिल गई, या भी एक प्रश्न का आंसर ये मिल गया कि मूल स्वर किसे कहा जाता है। तो यही हमारे 4 मूल स्वर हैं। इनको लघु स्वर भी कहा जाता है, इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, इनकी मात्रा एक होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये बड़े आ जाते हैं,
बड़ा इनकी मात्रा तो छोटी बड़ी, ऐसे हड़ी ऐसे है ना, औसे उपली औसे है ना, बड़ा इन सबको मिला करके दो मात्राएं वाले बन जाते हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर अनुनासिक में यानी नाक से उच्चारण होता हो स्वरों में, ठीक है, तो वो चंद्रबिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका अनुनासिक। और फिर निरानुनासिक में क्या होगा, आप सिंपल वही अक्षर लिख देंगे सादे जो हमने यहाँ पर पढ़े, छोटा बड़ा और छोटी, ठीक है। एक और प्रश्न है यहाँ पर आ जाता है आगत। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर, स्वर पूछ रहा है, व्यंजन नहीं, बाबू व्यंजन नहीं, स्वर पूछ रहा है। स्वर व्यंजन क्या है, सॉरी आगत स्वर। तो आगत स्वर में ये अ जो आता है ना, अ, ठीक है, ये आगत स्वर है, व्यंजन नहीं। अगर व्यंजन पूछे तो आप व्यंजन बताइए, ठीक है ना, व्यंजन जब पूछा व्यंजन बताइए। चलिए व्यंजन भी बता देते हैं। आगत व्यंजन कौन से हैं? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जैसे लिखते हैं का, और का के नीचे तलबिंदु लगा दिया, है ना, गा लिख दिया, गा के नीचे तलबिंदु लगा दिया, जा लिख दिया, जा के नीचे तलबिंदु, फिर इसी तरह से फा, ठीक है। तो पहले जो हिंदी में जो फा यूज किया जाता है वो फा, और ये वाला जब से आया है तो ये फा नहीं फा बन गया, फा, है ना, फा नहीं फा बन गया, ठीक है। जैसे फार्मासिस्ट लिखना है तो ये पी से होगा, और फार्मासिस्ट लिखना है तो ये एफ से बन जाएगा, है ना। इस तरह से पी और एफ बताया गया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझिए कि आगत व्यंजन कौन से हैं, वो ये जिनके नीचे तलबिंदु कहाँ से आए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये आया कहाँ से? तो ये आया है अरबी फारसी से। आप जितना पूछोगे उतना ही बताया जाएगा, ठीक है, जहां तक हमें याद है, जहां तक हमने पढ़ा है उसको, है ना, अरबी फारसी से। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अरबी फारसी। और ये आगत स्वर कहाँ से आया, ये वाला, और फिर ये आया अंग्रेजी से, है ना, अंग्रेजी से, रोमन लिपि। अंग्रेजी कैसी लिपि है, ये बहुत देखो प्रश्न पर प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न में प्रश्न आ रहे हैं। अंग्रेजी कौन सी लिपि है, तो हमने बताया रोमन लिपि। और पूछो अंग्रेजी कैसी लिपि है, रोमन लिपि है। और अरबी फारसी ये कैसी लिपि है, ये उर्दू लिपि है। और किसी मन में कोई सवाल चल रहा है, पूछ लो उसको भी। जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है, इतना आप जितने ही पूछोगे उतने ही हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लेकिन वो फायदा जो है समय के अनुसार होता है। आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD UPP और टेट की, और आप प्रश्न जो कर रहे हैं वो स्नातक स्तर के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ज्ञान होना चाहिए आपको, मिटा देते हैं। तो ये बातें आपके समझ में आई होंगी, सारणी बना दी है, चार्ट बना दी है, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। एक दो बार और बनाओगे तो ये माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। वैसे वर्णमाला से 3-4 प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आपको बता दिया गया, ठीक है। बाकी छोटा बड़ा तो आपको बचपन से याद कराया गया है, कूट कूट के मुर्गा बना करके, तो वो तो याद ही रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को याद भी नहीं रहता, बहुत सारी चीजें याद करते हैं वो बेचारे लोग। तो अब हम वर्गीकरण करेंगे स्वरों का स्थानों के आधार पर। अब स्थान कैसे हैं, जिह्वा के आधार पर है, ओष्ठ के आधार पर है, मुख के आधार पर है, मात्रा के आधार पर है, और कंपन के आधार पर है, ठीक है। इस तरह से देखिए, पहला है घोषत्व के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण है अभी बाबू, है ना, आगे नहीं पढ़ना, आप ग्रेजुएशन लेवल वाला प्रश्न पूछे हैं ना आपसे, स्नातक स्तर का पूछे हैं, तो पढ़िए इसको। घोषत्व के आधार, स्वरों का वर्गीकरण हुआ पहला घोषत्व के आधार पर। क्या है ये घोषत्व? घोषत्व का मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपन, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो हमारे मुख में उस वर्ण से कंपन होता है ना। तो इस तरह से जब इसको बांटा गया तो बताया गया कि जितने भी स्वर होंगे, स्वर सारे, है ना, सारे स्वर यहाँ लिखते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं। सघोष मतलब वाइब्रेशन के साथ में, है ना, कंपन के साथ। सा का मतलब सही, घोष मतलब कंपन, सघोष होते हैं। तो क्या ये याद करना है आपको? क्या ये आपको याद करना है? नहीं, ये तो याद हो गया, है ना। स्वर जितने भी होंगे सारे सघोष होंगे। अगला देखते हैं, अगला होता है मात्रा के आधार पर। मात्रा या हम कहें उच्चारण
लिखने में गलती हो जाए तो आप समझ लीजिएगा उसकी मात्रा, उच्चारण और काल के आधार, काल के आधार पर। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे या काल के आधार पे बांटा जाए इनको, तो ये 3 प्रकार से बटेंगे। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा लघु या ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर, फिर दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व तो सीख ही लिया, छोटे वाले दीर्घ सीख लिए। प्लुत क्या होते हैं? तो प्लुत वो होते हैं जिनको, अब जैसे मात्रा पे देखा जाए तो ये 1 मात्रा रखते हैं, ये 2 मात्रा रखते हैं, और ये फिर क्या होगा, ये 2 से अधिक मात्रा रखेगा, 3, 4, 5, लेकिन मात्राओं पर ये दर्शाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही था कि ये जो प्लुत स्वर हैं, जो दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लेते हैं, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा छोटा आ और आ बोला, काम खत्म। यहाँ पर हमने बोला बड़ा आ, थोड़ा हमें समय लगा, है ना, आ और आ बड़ा समय, है ना, थोड़ा अधिक समय लगा। ह्रस्व से थोड़ा सा अधिक समय लगा। और प्लुत में क्या हो, इससे भी अधिक समय लगेगा, यानी आ के बाद ये मात्राएं लगती चली गई, है ना, इनको ये प्लुत साइन है, प्लुत का निशान है, या हम इनको कह सकते हैं, जब हम वो छंद पढ़ेंगे ना तब बताया जाएगा, ये प्लुत ही आपका वर्तुल कहलाता है। शाबाश, वर्तुल कहलाता है। किसी ने नहीं बोला है, किसी ने नहीं बताया, हाँ वर्तुल, वर्तुल बोला जाता है, जिसमें ये साइन लिया जाता है एस के रूप में। ठीक है, वर्तुल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा आ, फिर आ, और फिर यहाँ पर आ वो होता चला जाता है ना। जिस तरह से अगर किसी का नाम होता है और वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर बैठा हुआ है या फिर खड़ा है, और उसको आवाज़ दे देते हैं, तो देखते हैं बहुत तेजी से, बहुत लंबी आवाज़ करके देते हैं, जैसे मैं तो बोलते चले जाते हैं। जैसे ओम का उच्चारण होता है ना, ओम का उच्चारण होता है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन लगा है, ये प्लुत स्वर का स्वर पे ही लगेगा, बता दें, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तुम्हारे लिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी अब बता देते हैं। 2-2, 3-3 क्लासें कौन लेगा इस चीज़ पे, इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको बताते हुए चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा आता है घोषक, तो हो गया, मात्रा हो गया, और मुख, यानी हम यहां से कह सकते हैं हवा, हवा का नाक और मुंह से निकलने जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे, अभी हमने पढ़ा अनुनासिक और निरानुनासिक होता है ना, अनुनासिक और दूसरा था निरानुनासिक। कौन बताएगा इसका दूसरा नाम? निरानुनासिक का दूसरा नाम कौन बताएगा? निरानुनासिक का दूसरा नाम क्या है? इसको मौखिक स्वर भी कहते हैं, तो मौखिक दिखनेगा। चलो इधर लिख देते हैं, अनुनासिक था, दूसरा निरानुनासिक था, निरानुनासिक। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, निरानुनासिक का दूसरा नाम है मौखिक स्वर, मौखिक स्वर। प्रश्न क्या पूछ सकता है इससे? प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से मौखिक स्वर की पहचान करें, या निम्न में से कौन सा मौखिक स्वर है। 4 ऑप्शन देगा, आराम से पहचान जाओगे। ठीक है, अरे कैसे, ये ऑप्शन है इसके, पहले में ये दे रहा है, चंद्र बिंदु लगा के, दूसरा में भी चंद्र बिंदु लगा के दे रहा है, तीसरा में भी चंद्र बिंदु लगा के दे रहा है, और चौथे में कोई बिंदु नहीं दे रहा है। तो पहली बात तो ये हो गया कि जब ये 3 में एक जैसे दिख रहे हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक हो गया, पढ़ो अथवा ना पढ़ो, है ना। 3 जब ये चंद्र बिंदु लगा के दे रहा है, 3 साइन एक जैसे दिख रहे हैं, चौथा ऑटोमेटिक हमने पहचान लिया कि ये वाला हो सकता है। आपने इसको पढ़ा हो अथवा ना पढ़ा, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था निरानुनासिक, जिसमें अनुनासिक यानी नाक से हमने उच्चारण ही ना किया हो,
इसको चंद्र बिंदु लगाया, नाक से उच्चारण होगा, इसको भी नाक से, इसका भी नाक से होगा, है ना, लेकिन इसका नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए आपके 3। अब 3 और बचे हैं, जल्दी से पढ़ देता हूँ उसको भी। चौथा है मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। ठीक है, और 5वां है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। और छठा क्या है बोलो भाई, सभी लोग बोले। शाबाश, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। ठीक है, इसका क्रम क्या है, पहले तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि घोषक तो है, मात्रा है, हवा है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको चाहे तो ऊपर लिख लीजिए। चलो इसको ऊपर कर लीजिए, पहले हम इसको बता देते हैं जीव का। तो हो जाता है आगे भाग, जीव के आगे भाग से उच्चारण, मध्य से और पश्च से। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़िए। देखिए मध्य में कौन सा आता है, मध्य में केवल छोटा आ जाता है, और अग्रभाग में बड़ी, छोटी, बड़ी, ऐसे बड़ी, ऐसे आना, ये आ जाता है। शेष बचा हुआ वो पश्च भाग में चला जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। फिर देखिए ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पे 2 होते हैं। एक तो होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी में ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने पर आपके होंठ गोल हो जाते हैं, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ से ओखली, औ से, है ना, ये 4 वर्ण हैं, वृत्त बना देते हैं आपको, आपके मन। और अवृत्त वाले में शेष बचे हुए अवृत्त में रखेंगे, यानी एक पढ़ना है, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाना। तरीका समझिए आप पढ़ने, तो आप लॉजिक लगा के पढ़ सकते हैं। विषय काफी गंभीर है आप सबके। ठीक है, मुख्य आधार पे देखिए, मुख्य आधार पे 4 भागों में बांटा गया। एक तो पहला है विवृत्तमुखी, या विवृत हम कर सकते हैं, विवृत। दूसरा है समवृत्त, और फिर अर्धविवृत, अर्धसमवृत्त, इस तरह से समझ में आ रहा है सभी के। विवृत में देखें, विवृत में जो आता है वो बड़ा आता है, विवृत में बड़ा, और समवृत्त में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा हुआ था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ विवृत में बड़ा आता है, समवृत्त में छोटी ई, बड़ी ई और छोटा हुआ था। ठीक है, अर्धविवृत में कौन सा आता है, अर्धविवृत में बताओ भाई सब लोग। अरे अर्धसमवृत्त में ही बता दो। अर्धसमवृत्त में आता है ए और ओ। किसने बताया था? ठीक है, मेहनत कर लो, मेहनत हो रही है, ऐसे पकड़ बेटा हो जाएगा तुम्हारा श्योर 100%। शेष बचे हुए किसमें जाएंगे, अर्धविवृत में जाएंगे। ठीक है, तो हमने जाना मुख्य आधार पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या मतलब थोड़ा सा टफ है ये, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे, है ना। तो बाकी ये 3 अगर हमने बहुत आसानी से सीखे हैं तो इन 3 पे आप मेहनत कर लीजिए। अगर 3 चीजें हमको 50% यही याद कराया जा रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम याद करें। ठीक है, कुछ याद करने, मेहनत करने खुद से, वरना सामने वाला ही मेहनत करता रहेगा तो फिर आप कर दो, वही ना सिलेक्शन मिलेगा। बिठा दें इसको, 2-3 बार लिखेंगे आ जाएगा। अच्छा फिर से एक बार समझ लें। तो देखें घोषक के आधार पर जिसमें वाइब्रेशन रहती है, कंपन रहता है, और ऐसे सारे वर्ण जितने भी सारे स्वर वो सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने लिखा था मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर देखो ह्रस्व, दीर्घ और कुलिक जाना है। ठीक है, हवा के आधार पर कि हवा नाक और मुख से निकलती है, तो 2 चीजें पढ़ी थी, अनुनासिक और निरानुनासिक। ठीक है, और फिर देखिए मुख के आधार पर हमने जाना, कोश के आधार पर जाना, जीभ के आधार पर। तो इसका क्रम आप अगर उल्टा लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान रहेगी। पहले हम छोटी छोटी चीजें सीख लें, फिर बाद में बड़ी बड़ी चीजें सीख लेंगे। तो देखिए जीभ के आधार पर हमने जाना, जीभ के आधार पर अग्र भाग, जीभ का अग्र भाग, फिर मध्य भाग और फिर पश्चिम भाग, इसके आधार पर होता है। ठीक है, अग्र में हमने बताया, पहले हमने मध्य का लिख लिया था छोटा आ, फिर अग्र का लिख लिया था ई ए एन, शेष बचा हुआ पश्चिम में लिख लिया था। फिर ओष्ठ के आधार पर हमने जाना कि 2 भाग में बटे होते हैं, एक तो
वृत्तमुखी जिसमें होंठ वृत्त बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी जिसमें गोल नहीं बनते। तो वृत्तमुखी वाले में हमने जाना कि ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ से औखली वाला ओ, और औ से औरत वाला औ। तो ये 4 वर्ण हैं जो वृत्तमुखी में आते हैं, शेष बचे हुए अवृत्तमुखी में रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए लास्ट वाला था मुख के आधार पर। ये थोड़ा टफ था, लेकिन अगर फिर वही बात है तैयारी करेंगे तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो हमने लिखा वृत्त, विवृत्त और संवृत्त, फिर अर्ध विवृत्त, फिर अर्ध संवृत्त, ये क्रम लिख लिया इसका, ठीक है। और विवृत्त में हमने जाना बड़ा है, इसको याद करना पड़ेगा भैया, कोई तरीका नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं बनाने को है। फिर जब ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा समझ दोगे तो वो ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझ ज़्यादा होगा। अब जानते हैं व्यंजन का वर्गीकरण, है ना। तो देखिए व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो इसके लिए भी हमें सारणी बनानी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि समय हो रहा है मेरा भी। इसमें लिखना पड़ेगा आपको उच्चारण स्थान, यहाँ पे लिखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। देखिए KTM 2 इसमें भी लिखा जाएगा KTM 2, ठीक है। हाँ, तो कोई लड़का है जैसे आप ही हैं, मान लिया यार, मान लिया दहेज नहीं लोगे, लेकिन फिर भी आपकी कुछ तो इच्छाएं होंगी। हाँ, तो आपने दहेज में डिमांड रखी कि हमें बाइक चाहिए, कौन सी, KTM चाहिए, जो 2.5 लाख से स्टार्ट है। तो KTM 2, तो वही उसी तरह से है जो अभी हमने पहले सीखा, कंठ तालव्य और मूर्धन्य, ठीक है, दंत ओष्ठ, ठीक है, ये चीजें होगी। कंठ में कौन से का वर्ग आ जाएगा, का, खा, गा, घा और अंगा, कुछ लोग इसको अड़ा भी बोलते हैं ना, ये अंगा। चा, छा, जा, झा, इना, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, फिर ता, था, दा, ढा, ना, फिर पा, था, बा, घा और मा, है ना। ये चीजें हो गई। देखो भाई इसको बहुत जल्दी से समझते हैं, इसको समय ज्यादा हो गया। तो का वर्ग जितना भी है, जितना भी का वर्ग है, ये पांचों वर्ग ये कंठ से बोले जाएंगे, और ये 5 वर्ग जितने भी लिखे चा वर्ग बोला है ना। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये का और ये पा, ये वर्ग है मतलब पूरा परिवार इनका, है ना, पूरा परिवार इनका। तो चा वर्ग से पूछ दिया जाए चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमारा आंसर होगा काला। केवल इतनी चीज ये याद कर लेना, KTM 2, बाकी सब तुम डिपेंड हो जाओ ट्रिक पे, है ना। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। फिर ये सारी चीजें तो याद रहेंगी, मूर्धन्य से कौन से वर्ड बोले जाएंगे, है ना, दंत से कौन से वर्ड बोले जाएंगे, ये सारी चीजें तो इससे ही याद हो जाएगी। अब जानते हैं अगली चीजें, ठीक है। तो देखिए एक होता है अघोष, अभी सघोष पूछा ना, सघोष पढ़ा, सघोष, हाँ, कंपन होता है। तो एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो पूछ देता है कौन सा वर्ण सघोष है और कौन सा वर्ण अघोष है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे प्राण क्या होता है, पहले हम सीखेंगे प्राण क्या होता है। प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को बोलने पर आपके मुख से वायु कम निकले वो अल्प प्राण होगा, और जिसको बोलने से वायु मुख से ज्यादा निकले वो महाप्राण होगा। तो का जब हम उच्चारण करेंगे तो देखेंगे इसमें वायु मुख से कम आ गई तो ये अल्प प्राण होगा। फिर जब ख का यूज करेंगे तो वायु ज्यादा निकलेगी तो ये महाप्राण होगा, है ना, ये महाप्राण। फिर गा का करेंगे तो ये अल्प हो जाएगा, फिर घ का करेंगे तो ये महा हो जाएगा। यानी एक हमें रीजनिंग का लॉजिक लग गया है, अल्प है फिर महा फिर अल्प फिर महा, है ना। तो अगला कौन सा होगा, अल्प प्राण, ठीक, समझ। और जिसको नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अल्प फिर महा फिर अल्प फिर महा फिर अल्प कर दीजिएगा, उसको याद रहेगा, ठीक है। फिर आप सघोष वाली बात करते हैं ना, तो पहले के 2 अघोष है, पहले के 2 अघोष। अघोष का मतलब ये है जब इनको हमने बोला
का बोला तो वाइब्रेशन नहीं हुआ, खा बोला वाइब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन जब गा बोला तो वाइब्रेशन मन में हुआ या मुख के अंदर वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ। तो पहले के दो अघोष हैं और बाद के सभी सारे के सारे सघोष। ठीक है, तो अब रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जाना है इन चीज़ों को कि पहले अल्प लिखो फिर महा लिखो फिर अल्प फिर महा, इसी तरह से क्रम आगे बढ़ाएंगे। फिर पहले के दो हम अघोष में ले लेंगे और बाकी के सारी जो पंक्तियां हैं जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे सघोष हो जाएंगे। फिर एक चीज़ और इसमें जोड़ दीजिएगा कि ये अंगा वाली ये 5वां वर्ड जो होता है, ये जो 5वां वर्ड की सरणी होती है, इसको हम नासिक भी बोलते हैं, नासिक भी बोलते हैं, नासिक। ठीक है, क्योंकि उनका उच्चारण नाक से भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बेटा तो ये याद रहेगा सभी के। हाँ ठीक है, बेटा देते हैं। देखिए अगला, अब बचे क्या था, पा से हो गया था, पा फा बा भा मा हो गया था ना। अब देखते हैं या रा ला वा, फिर हम जानेंगे शा 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 हा, फिर जानेंगे छ त्र ज्ञा, और एक और श्रमिक वाला है ना। तो देखें ये जो पहला या है और जो वा है, इनको पहला प्रश्न उठेगा, इनको या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखें, जब हमने लिखा सीता गई, लिखा मतलब कोई भी गया यार, कानपुर बहुत भेजते थे इंग्लिश में। जब सेंटेंस कोई बनाना था तो राम कानपुर गया, बहुत भेजा उसको कानपुर, तो गया है ना, या गई, सीता गई, तो गई में ये होना चाहिए था, है ना, ई का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर या ने क्या किया, ई का स्थान ले लिया, तो अब ये क्या हो गया, गई हो गया, है ना। तो जब हमने इसका उच्चारण किया गई, और इसको भी पढ़ना है तो भी गई, है ना। तो ऐसे वर्ण जो स्वरों का स्थान ले लें वो अर्ध स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नहीं, ऐसे व्यंजन, हाँ शाबाश, ऐसे व्यंजन जो स्वरों का स्थान ले लें और ध्वनि वही प्रकट करें तो वो अर्ध स्वर के रूप में प्रयोग किए जाने लगेंगे ना, या जाने लगेंगे। मिटा देते हैं इसको। वा का, हाँ वा का देख लें, पौवा 70 रुपये वाला पौवा, देसी ठेके वाला, तो पौआ होता है पौवा, और आपने लिख दिया पौवा। ऐसे कौवा होता है, कौवा काला वाला कौआ, और उसको आपने लिखा कौवा, है ना। तो क्रम समझ में आया, वा ने आ का स्थान ले लिया और यहाँ पर भी वा ने आ का स्थान ले लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं, कुछ क्या दो ही है, कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो स्वर का स्थान ले लेते हैं और ध्वनि बिल्कुल स्वरवानी देने लगते हैं। तो वो कैसे स्वर माने जाएंगे, अर्ध स्वर। जैसे अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में स्वरों को आपने सीखा, स्वरों को आपने पढ़ा, स्वर कितने 5, लेकिन एक अर्ध स्वर भी है उसमें ना, वाई, वाई को अर्ध स्वर। ठीक है, वो अंग्रेजी वाले से पूछना है, फ्लाई में होता है, स्काई में होता है। ला है आपका उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, और रा है आपका लुंठित, लुंठित क्या, ठीक है, रा। लुंठित का मतलब ये हो गया लुढ़कते लुढ़कते, हाँ, लुंठित का मतलब लुढ़कते लुढ़कते। और जो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त में ऐसा होता है कि जिह्वा ऊपर टकराई और नीचे गिर गई, उत्क्षिप्त है ना। ला, ला उच्चारण करके आप पता चल जाएगा, उत्क्षिप्त होता है ऊपर जाके नीचे गिर गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड हैं इनको बोलते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, है ना। और जो ये वाले हैं ये होते हैं ऊष्म, इनको संघर्षी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इस तरह से हो गया कि कई सारे, मतलब इसमें अकेला नहीं है, इसमें का और श और आ मिल करके बना है, ठीक है, ठीक है। आसामी जोड़ देना इसमें, अगर इसको नहीं लिख रहे तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, आगे वाले का गलत लगाना पड़ेगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो त्रा में क्या है, अच्छा इसको बता दें, ठीक है। का
और श मिल गया, ठीक है। त्रा में ता और आ मिल गया, ज्ञा में जा और यहाँ मिल गया, जा और या, ठीक। सा में श और रा मिल गया, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक। तो ये संयुक्त मिलाए गए हैं, इसलिए संयुक्त स्वर बोले गए हैं। और ये ऊष्म संघर्षी ऐसे हैं, ऊष्म इसलिए क्योंकि इनको बोलने पर वायु ज्यादा रगड़ती नहीं निकलती है ना, घर्षण होता, संघर्षी होती, घर्षण करके निकलती है। तो सा 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 ह ये हो गया। अंतस क्या होता है, ठीक है। तो अंतस का मतलब ये हो गया जो स्वर और व्यंजन के मध्य में बोले जाते हैं, ये मध्य में प्रयोग किए जाते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य में प्रयोग किया जाता है, वो अंतस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना व्यंजन कितने भाग में बटा है। तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो स्पर्श व्यंजन थे, जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता था, जो सारणी के माध्यम से पढ़े। फिर हमने जाना अंतस्थ व्यंजन कौन से, फिर ऊष्म व्यंजन कौन से, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से, फिर संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से हमने जाना कि व्यंजनों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, 4 भागों में तोड़ कर उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्वरों को 6 भागों में तोड़ कर पढ़ सकते हैं। सब घोष वाला ना, घोष शब्द के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, होंठ के आधार पर, मुख के आधार पर, मात्रा और उच्चारण और काल के आधार पर, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमने जाना। चलिए मिटाते हैं। अच्छा, इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं ना। अब एक ट्रिक और जान लेते हैं लास्ट जाते जाते। चीजें हैं कुछ याद करने के लिए जो परीक्षा में काफी पूछी जाती है, वो उच्चारण स्थान ही पूछता है। पहली ट्रिक है जो बनाई है या जो बनी है ट्रिक, यश की इच्छा है, यश की इच्छा है कि वो तालव्य से बात करें। यश की इच्छा है कि वो तालव्य से बात करे। देखिए इसमें क्या है, या, शा, ई और चा। या से या, शा और ई दोनों, छोटी ई और बड़ी दोनों, और चा वर्ग, ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे, तालव्य से बोले जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है ऋषि मूर्धन्य, ऋषि मूर्धन्य। बाकी एम से तो आपने पढ़ा ही होगा, केटीएम वाले में एम ना, वो वर्ग तो रहेगा। और यहाँ पर देखिए री से ऋषि अगर पूछा जाए या सा से षटकों में पूछा जाए, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, मूर्धन्य से बोले जाते, ठीक है। और फिर अगली चीज है 7 दांत, ठीक है। सा से साइकिल और ता से तरबूज, तो ये दांत से बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन बात क्या थी, इसमें सबसे कॉमन बात ये थी कि वो सा का उच्चारण ज्यादा पूछता है, ये वाले सा का, ये वाले सा का और ये वाले सा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये वाला सा किसमें बोला जा रहा है, देखिए आप, तालव्य से बोला जा रहा है। ये वाला सा कहाँ बोला जा रहा है, मूर्धन्य से। और ये वाला सा कहाँ बोला जा रहा है, दांत से। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बनाएंगे स्वयं से भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा देर तक माइंड में रुकेगा। आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हो सकता है शाम को एक और वीडियो आ जाए आपकी, या एक और क्लास लग जाए, है ना, एक और क्लास लग सकती है शाम तक, ठीक है। तो आज की क्लास इसी तक की रखिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। समय कम बचा है आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है मेहनत किस प्रकार की है ना। जिस प्रकार से मेहनत होगी उसी प्रकार से रिजल्ट आने शुरू होगी।